डिफेंसेस में जाती हैं, वो होता है, और उसके बाद जंग होती है। जंग का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से जितनी दोनों के पास क्षमता है मिलिट्री, वो पूरी आनी चाहिए, उसको जंग कहते हैं। ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। आप ये कह रहे हैं ये जंग नहीं थी, तो पहले अब ये मान लेते हैं क्राइसिस, चलिए संकट था। भारत ने भी बार बार बड़े नपे तुले शब्दों में, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जंग का कभी नाम नहीं लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि आतंकवाद से जो भारत लगातार पीड़ित रहा है उससे अपने नागरिकों को बचाया जा सके। लेकिन अब ये इसी दौरान ये सीज फायर का ऐलान हो जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब टीवी चैनल्स जो नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए समर्थित हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, उन्होंने झूठी खबरें चलाई कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया। आम आदमी की आप ये सोचिए जो आशा थी वो ये थी कि अब हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान को भारत हमेशा के लिए सबक सिखा देगा, दोबारा हमारी तरफ देखेगा नहीं। क्या हम इस जंग से, या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं, हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक, पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं, और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है, एयर मार्शल भारती, इनसे यह सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है, क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं, और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है, पूरी दुनिया वही लिख रही है। अब देखिए हमने क्या किया, जो मेरी असेसमेंट है, 6-7 की रात के बाद हम लोग टेलीफोन्स पे लग गए। वो क्यों लग गए? क्योंकि 7 तारीख को ही पाकिस्तान आर्मी के जो डीजी आईएसपीआर थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अभी तक जो हुआ था 6-7 की रात को, वो इंडिया का हमला था, हमने सिर्फ डिफेंसिव एक्शन किया था, अब हम करेंगे अपना, देंगे उनका जवाब। हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। प्रवीण जी, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक कम्युनिकेशन के छात्र के तौर पर कैसे कम्युनिकेट किया जाए, खासकर संकट में आपकी परीक्षा होती है।
दो तरह से कम्युनिकेट करना था भारत की सरकार को, भारत के पत्रकारों से कैसे कम्युनिकेट करना था, भारत की सरकार को भारत की आम जनता के साथ कैसे कम्युनिकेट करना था, और भारत की सरकार को जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको क्या बताना था। तीन स्तरों पर ये कम्युनिकेशन होना था। और आप भी जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन भी उसमें बहुत अहम है। तो मुझे ये बताइए, इन तीनों मुहानों पर क्या आपको लगता है कि हम फेल हो गए? भारत के पत्रकारों के साथ, हमारी आम जनता को हमने क्या संदेश दिया जबकि वो इतने परेशान थे कि जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या राशन घर में इकट्ठा कर लें, क्या करें, क्या वही जंग का माहौल बन रहा है? और तीसरे, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने कान आगे करके सुन रही थी कि अब देखते हैं ये दो सबसे बड़े देश और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये क्या करेंगी, क्या कोई नई तबाही आने वाली है दुनिया में? देखिए, पहली बात तो ये है, ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है? हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी ही नहीं। अब जहां तक आपने बात करी इंफॉर्मेशन वॉर की, जैसे मैं आपसे बता रहा था, उन्होंने 7 तारीख की सुबह को ही इंटरनेशनल ब्रीफिंग दे दी, सब इंटरनेशनल, और उन सब ने उनकी कहानी लिखी। हम बता ही कुछ नहीं रहे हैं। पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे वो मिस्री साहब, वो कुछ बता ही नहीं रहे हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद जब ये एयर मार्शल भारती आए हैं तो ये कह रहे हैं लॉसेस होते हैं, पर उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, समझे। उसके साथ साथ हम फोन कर रहे हैं, वो भी फोन कर रहे हैं, वो भी लड़ाई नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब उन्होंने तय कर लिया था हम रिस्पांस देंगे, उन्होंने रिस्पांस दिया, फिर हमें भी करना पड़ा, तो बात बढ़ सकती थी। अगर बात बढ़ती, फिर कुछ खबरें ये भी आई कि जो पाकिस्तान है वो तैयार हो रहा है प्री वॉर सिचुएशन के लिए। कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। तो एक पैनिक का माहौल बन गया। अब ना वो चाहते हैं लड़ाई, ना हम चाहते हैं लड़ाई। अब सवाल ये है, हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। आज देश में लोग बहुत नाराज हैं सरकार से कि साहब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है बदला लिया, पर आपने सीज फायर क्यों करा? और मजेदार बात देखिए आप, ये जो दुखद बात है रादर, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतने दिन हो गए हैं, 6-7 की रात को शुरू हुआ था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो मुझे बताइए, चलिए मान लेते हैं एक दफा को जनता नाराज है क्योंकि टीवी चैनल्स ने खासकर जो पूरा उन्माद फैलाया युद्ध का, उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई। और आप जानते हैं भारत में एक तबका कम से कम ऐसा है, खून खराबे को पता नहीं क्यों भारत का ये इतिहास है या क्या बात है, समाजशास्त्री इस बात को बताएं कि क्यों युद्ध का को लेकर इतना प्रेम है या ब्लड शेड को लेकर कम से कम एक तबका ऐसा है जरूर जो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। तो ये तो अच्छा काम किया ना मोदी सरकार ने। मैं कह रही हूँ कि युद्ध बंदी हो गई, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जाने नहीं जाएंगी, हथियारों का नुकसान नहीं होगा, फौजियों की जाने नहीं जाएंगी, तो अच्छी बात है ये तो। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि क्या हमें डिप्लोमेटिक स्तर को एक तरफ थोड़ा साइड किनारे करके अगर हम दो एक नागरिकों की तरह सोचें तो मैं कहूंगी तो अच्छी बात है ना कि सीज फायर हो गया। देखिए, एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ J-10। जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15, वो चाइनीज मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है, यहां अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है, चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी। तो मैं अगर सही समझ रही हूँ आपकी बात को, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने इस बात को कहा पिछले इंटरव्यू में, खासकर आपने बारहा जोर दे देकर ये कहा कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, पाकिस्तान प्लस चीन के साथ होगी। कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप जो है हमें डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ 2 साल पहले राहुल गांधी ने बाकायदा संसद में इस बात को कहा कि आपको इस समझना होगा कि ये जो नेक्सस है चीन और पाकिस्तान का, वही बातें सामने आ रही है। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं सीज फायर की एक बड़ी वजह में से एक वजह ये भी थी इस बात का एहसास, रियलाइजेशन होना कि हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से ये जंग करके या संकट पैदा करके, क्योंकि चीन भी साथ में आ रहा है। देखिए, 2 बातें बोलता हूं। एक तो मोदी सरकार को राहुल गांधी को सीरियसली लेना चाहिए। वो उन्होंने ठीक कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है, उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जोड़ दिया है, मिलिट्री को जोड़ दिया है। अब दूसरी बात सुनिएगा आप, जो ये जंग हुई इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मिसाइल इस्तेमाल हुई चाइनीज,
मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, एयरक्राफ्ट यूज हुए चाइनीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज होती है, उसमें मदद मिली। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? उसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दे और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहां इंटरनेशनल मीडिया को। उसके बाद क्या होता है, उनकी बेडू सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना। जब राहुल गांधी ने इनको समझाया था, अगर ये उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती कि हम इस समय पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेंगे, हम जंग कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के साथ। पर ये कहां समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए पैनिक हुआ 8 तारीख सुबह को। मैं आपसे सवाल पूछूंगी खासकर इंडियन एयरफोर्स को लेकर। ये बहुत जरूरी सवाल है, पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत में भारत की सेना, सैनिक तैयारी, इसमें कोई कमी रह गई क्या? हमारे लिए, भविष्य के लिए जरूरी है? क्योंकि आपने कहा कि भाई भारत की जो सरकार या सेना या विदेश मंत्रालय, बहुत मुश्किल है उनके लिए इस बात को सीधे तौर पर कबूल करना कि हम कमजोर हैं या हमारे साथ गलती हुई। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुंह की हमें ना खानी पड़े। उससे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ कि यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया में सवाल बन रहा है वो ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी बहुत ही कोई ऐसी चेतावनी भरी कोई खुफिया खबर आई जिसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि उन्होंने दोनों देशों को कहा कि आप युद्धबंदी कीजिए। क्या आप तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये अलार्मिंग फिर क्या इंटेलिजेंस रही होगी जिससे दोनों देशों को उन्होंने मुझे पता नहीं क्या आई है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं। मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कंपीट किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कंपीट कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है, उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स हैं, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है। तो जहां तक ये अमेरिकन का ताल्लुक है, इन ये अमेरिकन को अब क्या मिला मुझे मालूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं चाहता। पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो वो बंद ना कर देते ये। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। ये देखिए, आपने, ठीक है वो आपकी सोच है, आप सरकार है, आप जो भी कुछ करिए, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी नहीं लगती हम सबके लिए। हम सब हिंदुस्तानी है, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सवाल जो पूछने जा रही हूँ इसके दो हिस्से हैं। पहला ये है कि क्या पहले भारत में कभी ऐसा हुआ कि जाके रावलपिंडी और अंदरूनी इलाकों में जाके आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए, हमने बाकायदा देखा कि उनके अंतिम संस्कार हो रहे थे, यानी इसका मतलब आतंकवादी मारे गए, उनकी हमने लिस्ट भी देखी कि ये आतंकवादी मारे गए। इन आतंकवादी सवालों के साथ हम बात करेंगे प्रवीण साहनी जी से, जो देश के जाने माने नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और फोर्स मैगजीन से जुड़े। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 हफ्ते हो गए सर, क्या ये माने कि आप भारत आज आश्वस्त है, सुरक्षित महसूस कर सकता है? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझता हूं। उसका कारण ये है, जैसे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, देखिए इसमें सीज फायर नहीं हुआ है, इसमें एक पॉज हुआ है। सीज फायर का मतलब होता है कि हम बैठ के दोनों साइड तय करें कि हाँ अब हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो खतरा पूरा अभी भी है। कोशिश की गई कि सीज फायर हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति तो बार बार कह रहे हैं मैंने सीज फायर कराया है, तो आप पॉज कर रहे हैं। सीज फायर का मतलब ये होता है कि जो दोनों साइड हैं वो कहें कि हाँ अभी जो है इसके बाद हम कोई ऐसी
सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई भी साइड इसको जो रोका हुआ है उसको फिर से शुरू कर सकती है। जो आपने 4 दिन देखा था वो आपने एक्शन देखा था। पहले मैं आपके व्यूअर्स को ये बता दूं, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें 4 दिन के अंदर पाकिस्तान ने वो चीजें इस्तेमाल करी हैं जो किसी जंग में नहीं करी। तो वो मिसाल के तौर पे हमारे दोनों के जो हवाई जहाज थे जिसको हम बोलते हैं 4.5 जनरेशन, वो यूज हुए हैं। मिसाइल्स यूज हुई हैं, क्रूज मिसाइल्स यूज हुई हैं, पहले कभी नहीं हुई हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ज्यादा यूज हुई है। उन्होंने साइबर का इस्तेमाल किया है। कश्मीर की जो साइट्स थी वो अभी भी कई बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान की तरफ से जैसे आपने बताया, जो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, वो आज भी आर्मी चीफ है, पर उनका रैंक जो है 5 स्टार कर दिया है। इसका मतलब ये है सिर्फ वही फैसले लेंगे लड़ाई के और पीस के हिंदुस्तान के साथ। और चाइना अब खुलकर सामने आ गया है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत टेंस सिचुएशन है, इसको आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए। अभी कोई सीज फायर नहीं है। कल आपने कहा बहुत टेंस सिचुएशन है, लेकिन पॉज करने की मजबूरी कह लें या पॉज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने या हमारी साइड जो बोल रही है, हमारा सिर्फ एम ये था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके घर में घुस के मारें। उनका एम ये था कि जब उन्होंने अगले दिन अपना ऑपरेशन किया तो क्योंकि उनकी हम सरहद के अंदर हमने अपनी मिसाइल्स छोड़ी तो उन्होंने भी अपना ऑपरेशन किया। देखिए, सबसे बड़ी बात इस लड़ाई की जो देखी गई है, जो अब हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कबूल लिया है कि हमारा रफेल या नॉट रफेल, हमारा हवाई जहाज गिरा है। कितना गिरा है उन्होंने कहा वो उसको छोड़िए। तो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से इस 4 दिन के ऑपरेशन की थी कि हवाई जहाज फाइटर्स का इस्तेमाल करना, और उसका क्या नतीजा निकला। आया चीन खुल के सामने आ गया है। चीन के पास वो काबिलियत है जो अब वो पाकिस्तान को देगा, जिससे कि वो अपना डिफेंस जो है, एयर डिफेंस, उसको और तगड़ा करेंगे। तो ये बेसिकली 2 मोटी मोटी बातें हैं होगी। जो ग्लोबली इस वक्त चर्चा हो रही है वो चीन के हथियारों को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कितना दम है? क्या ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या माना जाए कि चीन ने एक नेक्स्ट जनरेशन हथियार बना लिए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिकन के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं, या उनके हथियारों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको सवाल खड़े हो सकते हैं? देखिए, जो चीन का हवाई जहाज है और जो मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं, उनका हवाई जहाज था J-10 और उनकी मिसाइल थी PL-15। अब आप खुद देख लीजिए, जो डेसॉर एविएशन है जो रफेल बनाते हैं, जब हमने कबूला भी नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए थे, और जो ये बनाते हैं J-10 उसके स्टॉक प्राइस ऊपर चले गए थे। और आप सारे जो लेख देखिए दुनिया में छपे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रीफिंग दी थी। हमारे यहाँ हमने बात ही नहीं करी है, बिल्कुल हमारी एयरफोर्स ने कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी है। तो उससे ये अच्छा, फिर जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है उन्होंने भी कबूल लिया है कि हमारा एक जहाज गया है। फिर जो डेसो एविएशन है वो भी कबूल रहा है। अब अगर सब कबूल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चीन का जो आज हथियार है वो मुकाबले का हथियार है वेस्ट के और नेटो के मुकाबले का। मैं तो ये कहूंगा उससे थोड़ा सा बेहतर है। आपने कहा थोड़ा सा बेहतर है, और चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है या नहीं? देखिए, ये बहुत बड़े खतरे की बात है जो आपको हमको असलियत समझनी चाहिए। और खतरा इस बात का है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चीन उनके साथ खड़ा है। उनके पास सप्लाई जो है वो बहुत तेज आएगी पाकिस्तान के पास। तो इसका मतलब ये है लड़ाई की तैयारी वो जल्दी कर पाएंगे। हमारे केस में अभी हमें ढूंढना है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा आएगा। कहने का मतलब ये है कि वो तैयारी ज्यादा तेज कर पाएंगे, क्योंकि चीन उनके पीछे खड़ा है और चीन खुल के खड़ा है। देखिए, चीन अभी सिर्फ एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के 2 प्रोटोटाइप दिखाए हैं, और चीन ने के पास आज की डेट में 5th जनरेशन के 2 हवाई जहाज है, J-20 और J-35A, जो अब वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, जिसका बातचीत हो चुकी है। तो हमें कि चीन जो है आज सिर्फ कॉपी नहीं करता है, चीन बनाता भी है नई चीजें और अच्छी बनाता है। आपका असेसमेंट चीन के बारे में क्या है?
देखिए, मेरा असेसमेंट चीन के बारे में ये है कि चीन बहुत तेजी से नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड का बन रहा है, और उससे तो आज चीन जो है एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है कामयाबी के, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी, क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते उतने अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते वाकई बहुत खराब है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और लद्दाख। देखिए, चीन भी लड़ाई नहीं चाहता है, तो ये कहना कि चीन आज हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, वो सब ठीक है, ये आज की बात है। अगर सरकार चाहे तो अपनी सोच बदल सकती है, कोई भी सरकार बदल सकती है। अब देखिए, हिंदुस्तान में आज जो है 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको फ्री राशन प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। अगर हम डेवलपमेंट पे, अपने लोगों पे कंसंट्रेट करेंगे, तब हमें टाइम भी मिलेगा अपनी लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए भी। सवाल है, आज की डेट में चीन जो है वो कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, और अमेरिका जो है वो आज महसूस कर रहा है, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर लड़ाई हो चीन के साथ तो वो शायद जीत ना पाए। संगठनों से थे वो, तो पहली बात तो ये है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या इसको एक सफलता के तौर पर नहीं देखा जाएगा? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए, आतंकवादी क्या है, एक मर जाएगा 10 वो और खड़े कर देंगे। आतंकवादी क्या है, हम इतने आतंकवादी मार रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सन 34 साल से मरे हैं, ये वो अफसर मरे हैं, वो जवान मरे हैं जिनका घर है, बाहर है, सब दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं, उनका आतंकवादी का क्या है, वो 50 और खड़ा कर देंगे। हमें अगर क्षमता है तो हमको जो आतंकवादी बनाते हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री है, उसके साथ लड़ाई करने की अगर हमें क्षमता है तो वो बंद कर देंगे। ये सब सीधी सी बात है। तो यही तो करना चाहती थी भारत की सरकार, जिससे तो ये पहले गलत, युद्ध विराम जो हमारे ऊपर थोप दिया गया। ना, सुनिए, ये जो एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, ये एक एस्केलेटरी इस्तेमाल होता है, लड़ाई होने वाली है तब होता है। 2019 में क्या हुआ, जब हमने बालाकोट किया, वो पहली बार मोदी सरकार ने, कभी किसी सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हमारी बहुत सारी एयरफोर्स की जो कमजोरियां थी वो दिखी। अब हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि साहब ये चलता नहीं है, ये सब चीज की मैं वहां आतंकवादी मारने जा रहा हूं, आप पहले अपनी ताकत बनाइए, और आपके पास ताकत है तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इस बार हमने यही किया। इस बार तो ये हो गई प्रॉब्लम कि एक तो वो तैयार बैठे थे कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग, दूसरा जो हम बिल्कुल बेखबर है कि 2019 के बाद हमने इन दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ दिया है। तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है, आतंकवादी अब यहां भी मार रहे हैं, अब वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, तो उसने रिस्पांस दे दिया आपको। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी 10 मर गए, 100 और आ जाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, एक राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है कि भाई हम आपको फौजी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के जरिए हम परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आपके साथ जंग हम छिड़ी हुई है। तो भारत सरकार के पास भी, जो कि एक लोकतंत्र है, हर तरह के सवाल यहाँ उठते हैं, विपक्ष है, पत्रकार है, सिविल सोसाइटी है, हर तरह की जवाबदेही है। पाकिस्तान को अगर देखें तो कोई इतना अच्छा लोकतंत्र नहीं है, वहां जो भी सेना फैसला ले लेती है वो एक फैसला हो जाता है। तो इसको किसी और रोज तराजू में हम जरूर तोल के देखेंगे क्या फायदा क्या नुकसान है। लेकिन अभी मुझे बताइए कि अब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, जब इस जंग के बाद की तस्वीर, जबकि धूल उड़ रही है इस मैदान में, जब आप देखते हैं तो मुझे बताइए आप क्या खोया क्या पाया? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस थी। ये जरूरी है, इसको फर्क को आप पहले समझिए। अब हमने क्या खोया है ये देखिए। हमने पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहां बयान नहीं करना चाहता हूं इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहां हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली। तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना,
तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात, नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूट अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके। आपका असेसमेंट चीन के बारे में क्या है? देखिए, मेरा असेसमेंट चीन के बारे में यह है कि चीन बहुत तेजी से नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड का बन रहा है, और उससे तो आज चीन जो है एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है कामयाबी के, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी, क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते उतने अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते वाकई बहुत खराब हैं, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और लद्दाख। देखिए, चीन भी लड़ाई नहीं चाहता है, तो ये कहना कि चीन आज हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, वो सब ठीक है, ये आज की बात है। अगर सरकार चाहे तो अपनी सोच बदल सकती है, कोई भी सरकार बदल सकती है। अब देखिए, हिंदुस्तान में आज जो है 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको फ्री राशन प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। अगर हम डेवलपमेंट पे, अपने लोगों पे कंसंट्रेट करेंगे, तब हमें टाइम भी मिलेगा अपनी लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए भी। सवाल है, आज की डेट में चीन जो है वो कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, और अमेरिका जो है वो आज महसूस कर रहा है, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर लड़ाई हो चीन के साथ तो वो शायद जीत ना पाए। आपको लगता है भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए? और एक चीज और, अगर चीन युद्ध नहीं चाहता है तो चीन पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ तो फिर एक तरीके से हमारा दुश्मन ही हुआ। देखिए, आपका दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं है, आपका दुश्मन सोच होती है हमेशा। आप कभी भी अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो भी कहता है आप हमारे से पीस कर लीजिए, वो ये नहीं कह रहा है कि कश्मीर का इशू कल आप रिजॉल्व कर दीजिए, वो तो सिर्फ यही कह रहा है कि बातचीत शुरू करिए। तो ये तो नीति होती है सरकार की, आप क्या करना चाहते हैं। आप आज अमेरिका जो है वो देख रहा है चीन को दुश्मन है ये मेरा, चीन उसको दुश्मन नहीं देख रहा है। अच्छा, अमेरिका क्यों देख रहा है चीन को दुश्मन? क्योंकि चीन जो है वो कामयाब हो गया है, इसलिए वो दुश्मन बन गया है। कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी कामयाबी कर गया, इतने मुल्क जो है ग्लोबल साउथ के आज चीन के साथ खड़े हैं उसी तरीके से कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। ये आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब कुछ जो है वो आप ही का है। आपको तय करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, नहीं तो आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है, दुश्मन कोई नहीं होता परमानेंट। सानी साहब, ये जो सीडीएस ने जो सिंगापुर में जाके कबूला कि हमारे विमान गिरे, भारत में भी तो कबूल सकते थे, नहीं, ये सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर मुझे ये लगता है, देखिए पहली बात तो ये सरकार का फैसला है। अगर उन्होंने कबूला है तो सरकार ने कहा होगा आप जाके वहां कबूलिए, अपनी मर्जी से तो किया है नहीं, ये पहली बात है। अच्छा, वहां पे जो था कोई और सवाल जवाब नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ये कबूलते, अगर ये गोदी मीडिया पे भी कबूलते तो 15 मिनट के अंदर अंदर और सवाल खड़े हो जाते, तो वो थोड़ी बात भी दब गई। तो अब ये मेरी सोच है, पर उनको वाकई उनको हिदायत मिली है कि साहब आप वहां जाके कबूलिए। क्योंकि क्यों कबूलिए? क्योंकि अब ये बात छुप नहीं रही है, अब सारी दुनिया बोल रही है, तो कुछ तो कबूलना पड़ेगा ना। ये जो मैं कह रहा हूँ, जो एयर चीफ है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आज तक एयर चीफ जो है वो अपने अंदर की बात, क्योंकि ही हैज सफर्ड द लॉसेस, एयर चीफ ने, तो एयर चीफ क्या करेगा? एयर चीफ की समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के पीछे खड़ा है चाइना, और चाइना के पास सारा सामान है, वो उसको पकड़ा देगा। हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो हमें तो इधर उधर ढूंढना ही है ना। जो अगर सरकार ये फैसला कर ले कि मैं अभी, हमें अगले 10 साल शांति चाहिए, हम डेवलपमेंट करेंगे, तो शांति आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना चीन और ना पाकिस्तान आपको दुश्मन है। तो आप भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को कैसे देखते हैं? अजी साहब, बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप एयर चीफ को ही सुन लीजिए, मैंने क्या देखना है, वो बोल ही रहा है खुलेआम। जब देखिए, जो अगली लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे, तो वो एयर वॉर होगी। अब आपका एयर चीफ ही बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अब मैं कौन होता हूं बताने वाला डिफेंस प्रिपेयर्डनेस? वो बोल रहे हैं कि नहीं है।
बट सानी साहब अगर पॉज हुआ है तो सीजफायर भी तो हो सकता दोनों देशों के बीच में, क्यों जंग लड़े? तो नहीं, जंग तो हमको पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये आपने हासिल क्या कर लिया? आप मुझे ये समझा दीजिए, क्या ये वो कोई डरा थोड़ी ना है पाकिस्तान आपसे? अगर उसके इस बार पाकिस्तान ने तय किया हुआ था सिर्फ त्यारे गिराने नहीं है बल्कि इंडिया को जलील भी करना है। प्रवीण स्वानी के बड़े बयान ने भारत में तहलका मचा दिया। अब पाकिस्तान को हराना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क बन चुका है, क्योंकि उसके पीछे चीन खड़ा है, चीन उसको सपोर्ट कर रहा है। अब अगर लड़ाई का सोचा भी तो पाकिस्तान हमें उड़ा कर रख देगा। दोबारा अगर लड़ाई होती है तो कश्मीर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।